Good morning, all of you, कल के लिए तो नहीं। teachers, respected teachers. Now, in-house training, my topic is Know Your Classroom Management Style. आज हम लोग क्लास को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, जो आमतौर पे हम सभी जानते भी हैं और मैनेजमेंट करते हैं। बस उस मैनेजमेंट में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस तरह का माहौल होना चाहिए, वे सभी का हम लोग आज इस पे डिस्कस करेंगे। देन सबसे पहले क्लासरूम मैनेजमेंट में ये जानेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले 6 नंबर नो योर क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब कक्षा जो होती है उसको किस तरह से प्रबंधन, जैसे हर कंपनी हो, फैक्ट्री हो या कोई भी एरिया ऑफिस हो, उसमें मैनेजमेंट हम लोग बहुत जरूरी होता है। बिना मैनेजमेंट का जितने भी हमारे स्कूल हो या कोई भी एरिया उसमें वर्कर्स हैं, या स्कूल की बात करें तो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, डायरेक्टर, प्रिंसिपल जितने भी होते हैं, तो मैनेजमेंट इस स्टाइल से होना चाहिए कि सबका उसमें इक्वलिटी भी हो, उनको नॉलेज मिले, सही ढंग से एक प्रभावी रूप से इफेक्टिव हो। तो सबसे पहले क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं। देन क्लास में तो स्कूल में क्लास हुआ तो क्लास जैसे कि सबसे पहले कक्षा पढ़ने के मतलब कि एक सेट्स ऑफ प्लानिंग, जैसे कि हम क्लास में जाते हैं तो क्लास के पहले से लेसन प्लानिंग होता है। तो लेसन प्लानिंग जो होता है, तो लेसन प्लानिंग के अकॉर्डिंग जब हम क्लास में मैनेज करते हैं तो वो अच्छा क्लासरूम चलता है। वैसे क्लासरूम में लेसन प्लान नहीं भी बनाए तो हम सभी टीचर्स का एक वो हैबिट्स हो गई है और ये अपने डेली रूटीन है कि इसके बाद से ये पढ़ाना है, ऐसे आस्किंग करना है कुछ क्वेश्चंस, कुछ को प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको किस तरह डीलिंग करना है। तो सबसे पहले व्हेन वी एंटर एनी क्लासरूम, हमें माइंडसेट ये करना है कि हम जिस क्लास में जा रहे हैं वो क्लास कौन सा क्लास है वो। तो हम चाहे कितने भी किसी भी क्लास के कैपेबल हैं, एबिलिटी है हमारी, एलिजिबल है, तो ये साइकोलॉजिकल का कहना है कि जैसे आप क्लास में इंटर करते हैं तो ये हमें समझ जाना चाहिए कि ये क्लास कौन सा है। पहले हम देखें वो क्लास कौन है। सपोज दैट मैं 6th क्लास में जा रहा हूँ, तो 6th क्लास में जाते ही हमें ये माइंड में सेट करना चाहिए कि मैं 6th क्लास का ही शिक्षक हूँ। वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल तौर से ये सेट हो जाता है कि हम 6th क्लास के हैं, तो फिर 6th क्लास के अकॉर्डिंग आपके मन में सब्जेक्ट उससे एज रिलैक्सेशन जो होता है कि स्टूडेंट्स किस टाइप के एज के हैं और उनको इस तरह से पढ़ाना है। तो ये क्या होता है कि हमारे माइंड जो ऊपर वाले सेटअप है, जो हमारी एलिजिबिलिटी है, जैसे कि हम 9th 10th में जाते हैं या उसके ऊपर जाते हैं, तो वो वहाँ याद नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे हम क्लास में जाएंगे तो हमारा जो 9th 10th वाला है तो वो वहाँ हम सोचेंगे पेश कर, जैसे पेश करेंगे क्लास में फिर वहाँ माहौल गड़बड़ा जाएगा, और माहौल गड़बड़ हुआ, माहौल मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ तो क्लास फिर डिस्टर्बेंस होगा। तो 6th क्लास में गए सपोज दैट, तो सबसे पहले क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करिए तो सबसे पहले तो हम ये देखने के चाहते हैं कि हमारे क्लासरूम में जितनी भी टीचिंग एड्स हैं वो है कि नहीं, प्रॉपर वे में है कि नहीं, बेंच स्टूडेंट्स सबका एक मैनेज देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, इंडिविजुअली डिफरेंसेस होती है क्लास में। तो क्लास जैसे ही मैनेज करना की बात आई तो वहाँ तो देखेंगे कि कुछ बच्चे तो ऐसे नहीं है जो लंबे होते हुए बीच में है, और बीच में है तो फिर पीछे वाले की डिस्टर्ब होगी। तो उस समय कुछ रोटेशन करेंगे, कुछ प्रॉपर वे में उनको बैठाएंगे और ऐसे बैठाएंगे जैसे कि उनको वहाँ से स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि कोई भी क्लास एक उसका लेंथ होता है, उस हिसाब से वो देखे कि वहाँ से उनको प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा है, इससे भी क्लास इफेक्टिव होते हैं। और कुछ को दिखाई नहीं भी दे रहे हैं तो आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनका हम कारण जानेंगे, व्हाट्स रीजन। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो जानबूझ के पीछे बैठना चाहते हैं,
तो उनके पास जाएंगे, उनका कारण जानेंगे, उनको कभी आगे बैठाएंगे, बोलेंगे कि देखो एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए, आगे भी बैठना चाहिए। इससे क्या होगा, मन बदलता है, मन में उबास नहीं आती। एक ही जगह बैठना, एक ही जगह से रोज रोज बैठना, एक ही जगह से पढ़ना, एक ही के साथ बैठना, एक ही से बात करना, इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। तुम सभी से बात करो, कुछ अदल बदल के करो। जैसे तुम खाते हो, कैसे बदल बदल के खाना खाते हो, बदल के कपड़े पहनते हो, इससे क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। वैसे क्लास में हमें अट्रैक्शन बनाना है, एक माहौल बनाना है। तो ये हमारे क्लासरूम मैनेजमेंट में किया फर्स्ट स्टेप हो गया। जैसे कि हम क्लास में इंटर किए, ये मान लिया कि ये 3 क्लास है, तो एकदम 3 क्लास हो गए। 3 क्लास जैसे माइंड सेट कर रही है, और हम अब उसके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। 6 में गए तो उसके साथ वैसे बिहेव करेंगे, 9th में गए तो 9th वाले के साथ कैसे बिहेव करना है वे बिहेव करेंगे। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ये भी बताया गया कि जब हम एडोलेसेंस में गए, वहाँ 8 के बाद जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, वहाँ किस तरह से क्लासरूम को मैनेजमेंट करना चाहिए, तो ये सभी के लिए सेम है। तो यहाँ जब से हम क्लास में गए, ये सब मैनेज करने के बाद अब हम सपोज मान लीजिए कि प्री क्लास में चले गए, नर्सरी LKG UKG में चले गए, 1 में चले गए। तो NCF के द्वारा तो 2 क्लास तक, अभी भी मैंने पढ़ा, वो हम लोग जो CSE ट्रेनिंग भी करते हैं उसमें भी दिया हुआ था, तो मैंने देखा था उसमें कि क्लास 2 तक होमवर्क पर प्रतिबंध लगा है। क्लास 2 तक होमवर्क देना ही नहीं है बच्चों को, और 2 के ऊपर अगर हम देते हैं 3 क्लास से, तो 3 क्लास से जब हम देते हैं तो नेशनल करिकुलम फ्लेक्स दैट उसका वो जो हमारा राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है जो बता रहे हैं बोर्ड से कि 2 क्लास के बाद अगर हम होमवर्क देते हैं तो वो भी कितने घंटे के देना चाहिए, वो सारे उसमें चर्चाएं हैं। और ये भी सही है क्योंकि इससे स्टूडेंट्स अपने टाइम का सदुपयोग करेंगे, बनाएंगे, पढ़ेंगे। और 2 क्लास तक भी देते हैं अगर, तो उनको उसी हिसाब से देते हैं कि ये बना लें, और खेल कूद करके भी बना लें, कुछ ऐसे एक्टिविटी कराएं। तो जैसे मैंने क्लासरूम मैनेजमेंट की बात कही थी, तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि when you enter the class, your face expression is with a smile, तो मुस्कुराने के साथ आप क्लास में इंटर कीजिए। वैसे क्या होगा, आप अपना स्ट्रेस तो खत्म कर ही चुके हैं, और नहीं भी है तो आपके ऊपरी जो शो है जो आप लेकर क्लास में गए हैं, उसे जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं भी होंगे तो इंटरेस्टेड होने जाएंगे, और कुछ फियरलेस हो गए हैं वो उनके डर खत्म हो जाएगा। और मैंने उस दिन भी ऐसी ट्रेनिंग बोला था, और हमेशा बोलते हैं, और साइकोलॉजिकल भी करना है कि व्हेन यू इंटर द क्लास with a smiling, and when you teaching, that times no stress in your face and your matter, आपकी बातों में, आपके चेहरे पे, आपकी जो भी एक्टिविटी है उसमें स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं होना चाहिए। और क्लास में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्वतंत्रता दे देनी है, विदाउट फियरनेस एंड सेमलेस। आप बिना शर्म और डर के मारे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ये विद्यार्थी के ऊपर ये हम कहेंगे, तो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो डर के मारे या शर्म के मारे नहीं पूछते हैं, उनके अंदर ये माहौल जो बना हुआ था क्लासरूम का वो खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम बहुत से स्टेप्स उठा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्लासरूम इंटर करते हुए प्री क्लास में चला गया, 1 क्लास में चला गया, तो 1 क्लास में जाते ही मैंने देखा UKG में चला गया, सपोज दैट टीचर है तो कहीं जा सकते हैं, कोई भी ऐसा सिचुएशन आ गया तो उसमें गए, तो वहाँ का माहौल देख लिए। तो वहाँ जब इंटर किए तो मान लिए कि हम UKG के ही टीचर थे, हम इसके आगे नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर आपका उस हिसाब से सेट हो गया। जैसे हमारे साइकोलॉजिकल पियाजे हैं एक, वो बहुत से अच्छे एक स्टेप्स दिए हैं बच्चों के बारे में कि स्कीमा होता है उनका, एक दायरा होता है सोचने समझने का, उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप समझाएं, जो कि हम लोग भली भांति उनसे परिचित हैं। कोहलबर्ग ने हमारे साइकोलॉजिकल में ये नैतिक उद्दान दिए हैं, उन्होंने यहाँ तक कि जिक्र किया है दंड का भी देना है पनिशमेंट, और वो भी इसलिए कि गाइडलाइन उनको बचाने के लिए, ताकि वो हटके नहीं अपने रास्ते से, और वो भी एक नियत तरीके से।
और यहाँ तक कि यशपाल ने बताया, यशपाल है हमारे, वो भी बताए हुए हैं कि बिना बोझ के बैग जो बॉर्डर होता है उस हिसाब से पढ़ाई हो ताकि बच्चे को बोझ ना सके। और एक्टिविटी का मुख्य रहना चाहिए उसमें। तो मैंने अभी केवीएस में कुछ केंद्रीय विद्यालय के कुछ इंटरव्यू दिए हुए थे, मैंने उनका सुना था कि वो जो हमारे सेंट्रल होते हैं केंद्रीय विद्यालय, उसके बाद उसने ज्वाइनिंग के तो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने क्लास में गया, फर्स्ट क्लास से रिफ्रेशमेंट था। तो जैसे मैंने गया क्लास में तो वहाँ बच्चे को इस हिसाब से प्रिपेयर हो गया था, वो जाते ही बोले कि सर आप एक्शन कीजिए, मुझे वो गाना गा के ये सब पढ़ाते हैं वैसे बताइए। सपोज है जैसे मैंने कहा कि क्लास में आए, हम उस हिसाब से माइंड सेटअप कर लिए और उसमें पढ़ाना है मुझे बच्चों को। तो वहाँ तो अधिकतर हम लोग फिगर से दिखाते हैं, विजुअल फिगर दिखाते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, उनको इंटरेस्ट भी बनता है। और खासकर प्री क्लास की बात करें, वहाँ तो मतलब वो चाहते ही नहीं है कि मतलब लिखा पढ़े करें, याद करें, रटे, वो पूरा कागज स्लेट की तरह बताया गया है। रूसो, एक प्लेटो है, रूसो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि बच्चों को आप तो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कीजिए, आप दीजिए वहाँ जितना देना है दीजिए, अगर नहीं भी करते हैं तो छोड़ दीजिए। बच्चों को छोड़ देने से भी कुछ बहुत कुछ सीख लेते हैं। जैसे हम आप अपने जीवन में देखते हैं कि किसी को बार बार मना करने से वो नहीं मानता, फिर डांटते हैं, फिर मारते हैं, न जाने क्या क्या उसके तरीके अपनाते हैं, लास्ट में कहते हैं ये मानने वाला नहीं। तो रूसो हमारे वैज्ञानिक का कहना है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल, उनको कहना है कि उनको छोड़ दें, नेचुरल सिखाता है ना, कुछ चीज प्राकृतिक सिखाता है। जस्ट एग्जाम्पल, जैसे हम कुछ चीज नहीं जानते हैं, मतलब बेटा ये काम मत करो, हम बोलते नहीं नहीं करने से क्या होगा, जाते हैं कहीं अच्छा से फाइटिंग वगैरह कर लिया तो उसका नतीजा क्या होगा, माना करने में माना नहीं, समझ नहीं तो इसका क्या होगा, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो बहुत आगे बहुत चला गया और यहाँ तक कि वो यहाँ से स्वतंत्र नहीं, उसका इंडिपेंडेंट खत्म हो गया, वो चला गया जेल में चला गया। और वहाँ पछता रहा है कि बाबा सिखाए नहीं सीखे, पता नहीं ये प्रकृति मुझे क्या क्या सिखाती है, ईश्वर क्या किए, ये मतलब क्या हुआ। ठीक वैसे ही थोड़ा सा जस्ट एग्जाम्पल, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको, कितना भी डांटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो उससे एक्टिविटी क्लास का जो मैनेज है वो बिगड़ जाएगा सिर्फ एक दो के चलते। तो एक दो के चलते अगर बिगड़ रहा है तो कुछ देर के लिए उसको छोड़ दें, हम समझे कि इग्नोर कर रहे हैं, देख सब कुछ दिख रहा है, क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसका कारण भी जानना है। और यहाँ तक कि हमने लेसन प्लान में ये भी पढ़ा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। जैसे कि ईश्वर ने हम बहुत तरीके से समझाया है कि नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, एवरी पर्सन, एनिमल्स, नेचुरल थिंग्स, डिफरेंसेस वन अनदर। जैसे कि हमारी ये उंगली ही है, कोई भी बराबर नहीं है, ये ईश्वर ने जो हमें खुद बनाया है वो एक सिंपल से एग्जाम्पल दिया कि बराबर नहीं है। पेड़ पौधे देख लिया जाए, सब स्पेसिफिक भी हैं, हर बॉडी में हर स्पेसिफिक भी है, तो सभी बच्चे भी स्पेसिफिक हैं। तो कुछ इधर से ट्री को देख लिया जाए नेचुरल में, तो प्लांट्स में भी कुछ नेचुरल है, तो वो भी अपनी अपनी जगह पे स्पेसिफिक है। बैम्बू का अपना वो भी ऑक्सीजन देते हैं, पीपल भी देते हैं, बनियान, सबका अपना अपना स्पेसिफिक है, सब डिफरेंसेस हैं, फिर भी सब अपने आप में बेहतर है। तो वैसे ही सभी बच्चे, हो सकता है कोई डल हो, कोई मीडियम हो, कोई इंटेलिजेंट हो, तो सबको लेकर चलना ही क्लासरूम का मैनेजमेंट एक अच्छी तरह से चल सकती है। और लेसन प्लानिंग एक दिमाग में रखना चाहिए कि कल मुझे क्या करना है, क्या पढ़ाना है, ये प्रिपेयर करने से और ही अच्छा बेहतर होता है। नहीं भी किए जो एक्सपीरियंस है जिनको, वो तो कोई बात नहीं है। तो जैसे मैंने कहा प्री क्लास में गए, वहाँ बच्चे कहा सर फिगर से पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने कहा वो केवीएस में इंटरव्यू मैंने देखा था रियलिटी में, तो वो गए, जैसे भी हम क्लास में गए तो सर हम एक्शन पढ़ाना चाहते हैं, वो ये एक्शन करना चाहते हैं, आप गाना गा के सुनाइए, अब टाइम वगैरह, तो वो तो रिक्वेस्ट है ना कि वो वहाँ से कैसे हम, वो तो होता नहीं है, अब गाना वाना नहीं जानते हैं कैसे गाएं, वो नहीं, आप कैसे भी गा के सुनाएं। तो छोटे बच्चे हैं, माना कि मुझे गाय को पढ़ाना है, वो घास खाती है, तो कुछ वैसे ही हम म्यूजिक सोचे, क्योंकि म्यूजिक इज द also part of education with syllabus, according to syllabus। जब हम सिलेबस कौन सा आपको म्यूजिक से बताते हैं, तो उसमें हम गाना गा कर उसको बता सकते हैं।
जैसे जैसे एग्जाम्पल जैसे हम ये कह सकते हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरे मदन गोपाल, छोटो सो मेरे मदन गोपाल, घास खाए गैया। घास खाती है ना गैया? यस सर, रेज योर हैंड। खाती है दैट माहौल बन गया हमारे उधर से गया। जिनको नहीं पता है वो भी बताएंगे यस सर। तो ये हमारी एक साइकोलॉजिकल का कहना है। एक तो आप जैसे ही गाना गाएं, सभी बच्चे जिनको इंफेक्शन नहीं होना था कोने में बैठे थे, वो जैसे कि अभी एग्जाम्पल में देखा, जैसे सर एग्जाम चला रहे थे मोबाइल, तो अपना सुन रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले सुने गाना सुन रहे थे। तो जब हम इतने बड़े हो कैसे कर सकते हैं, तो बच्चे रियलिटी में कर सकते हैं सर। मैंने उन्होंने देखे भी हैं, और हम सभी टीचर वैसे अपना अपना टेक्निक्स का यूज करके करते भी हैं, और ऐसे होता भी है। और सभी सर देखते हैं, जैसे हमारे सर डिसिप्लिन सर जाते हैं, जो डिसिप्लिन इंचार्ज है वो भी सर जाते हैं, या हमारे ये जितने भी रहते सर हैं, जितने भी हमारे मैम हैं, तो देखते हैं कि जैसे सर गए तो जान जाते सर डिसिप्लिन की ऐसे कर दो। जिसको नहीं भी पता सर आ गए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो हाँ ये अच्छा है, उतना तो बच्चे के साइकोलॉजिकल वहाँ पर क्या सेटअप है। मैं अपने तरफ सेटअप कर रहा हूँ सर, अपने तरफ से सेटअप कर। अरे कैसे भी हो बच्चे का तो वहाँ हित की बात सोची जा रही है ना, कि वैसे कैसे आगे बढ़े। और यहाँ तक कि सर लोग ये भी देखते हैं कि एक दूसरे का वो जो इमेज है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये बहुत अच्छी थिंकिंग है। तभी तो एक टीम चलता है, तभी तो क्लास चलता है। और क्लासरूम मैनेजमेंट से स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट से सोशल मैनेजमेंट, और सोशल मैनेजमेंट से डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, नेशनल मैनेजमेंट। और जब हमारा राष्ट्र व्यवस्था सही हो गया तो हमारे संविधान का हर एक कानून में मजबूती आ जाएगी। और सिंपल सी बात है, एक छोटे से दीपक, एक छोटे से चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। तो क्या हम क्लासरूम में छोटे से मैनेज कर ले, तो क्या वो हमारे राष्ट्र के लिए नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हम इस थिंकिंग से पढ़ाएं, इस थिंकिंग से मैनेजमेंट करें कि नहीं हम ये बस ड्यूटी कर रहे हैं। नो, ड्यूटी इज नॉट, ड्यूटी इज ओनली ड्यूटी। आप काम करेंगे जाएंगे, हमें इस हिसाब से नहीं। खासकर जो शिक्षक है, मैं पहले भी हमको भली भांति परिचित है इससे, कि इसको सेवा के रूप से देखा जाता है। और सेवा अलग चीज होता है, ड्यूटी अलग चीज होता है। और दोनों को हम लेकर चलते हैं तो और बेहतर हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि हम ड्यूटी तो कर ही रहे हैं और साथ में हम अपना सेवा भी दे रहे हैं। तो ये मैं इसलिए कहा, जैसे मैंने बोला, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। तो जैसे दूध कौन पीते हैं? ग्वाल। उधर से आंसर आएगा ग्वाल। घास कौन खाती है? गाय। मैंने क्वेश्चन आंसर अभी ही क्लियर कर दिया। तो बच्चों का माहौल भी बन गया, इफेक्टिव भी हो गया, और क्वेश्चन स्किल भी सही हो गया। मतलब वो क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए। दैट्स ऑल। इट इज इफेक्टेड ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। देन व्हेन teachers, any teachers enter the classroom management, then without fearing, without any students handling, then classroom management is perfect. ना माना क्या कि जब बिना धमकाए, बिना डराए, बिना कड़ी पनिशमेंट दिए क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ये 90% इसको माना गया कि ये रियलिटी परफेक्ट है, और ये ऐसा होना भी चाहिए। बिकॉज टीचर इज द फुल फॉर्म बताया गया है, बहुत से साइकोलॉजी का अलग अलग उसका डिफिनेशन दिया गया है। शिक्षक का सी का मतलब होता है शिक्षा देने वाला, श जो बीच में श होता है उसका मतलब क्षमा करने वाला, जिसको हम छ बोलते हैं, वो क्षत्रिय वाला, तो क्षमा करना। क शिक्षक क माने करके सिखाना। जब हम करके सिखाते हैं कोई भी चीज को तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, और बच्चे आधे से अधिक क्लास में ही उसको सीख लेते हैं। तो अगर बच्चे सेटिस्फाई हैं
और लग रहा है कि बच्चे सेटिस्फाई हैं तो आप सेटिस्फाई हो गए, तो इस हिसाब से आप मैनेजमेंट हम लोग का चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है, ये अपने आप में बेहतर ढंग है आपके पढ़ाने का। तो ये भी एक इफेक्टिव बनेगा जिससे क्लासरूम का जो मैनेजमेंट है बना रहेगा। तो फिर बीच में जैसे कि लग रहा है कि हमको क्लासरूम मैनेजमेंट में कुछ और चीज चेंजिंग करना है, तो मैंने ये जो बताया कि म्यूजिक एक पार्ट ऑफ है जिसका पार्ट हम इसको कर सकते हैं। दूसरा आते ही प्रॉपर वे में कौन बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, किनको ज़्यादा परेशानी, हम खुद वहाँ जाकर उसे बिलीव कर सकते हैं, वहाँ पे जाके बता सकते हैं, उनको वैसे स्वतंत्र देके ब्लैक बोर्ड के पास में बुला कर बता सकते हैं। ये सारी चीज़ क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आ गया। और टीएलएम का यूज करना चाहिए, जैसे कि टीएलएम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मैंने खुद उसको किया और इवैल्यूएशन किया उसका क्लास में, जहाँ हम लोग ट्रेनिंग था वहाँ भी इवैल्यूएशन किया। हम लोग अक्सर करते भी रहते हैं, कुछ टीएलएम ऐसे होते हैं जिनको बताने से क्लास में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और बच्चे क्वेश्चन स्किलिंग कर लेते हैं, वहाँ क्वेश्चन जो भी स्किलिंग है वो पकड़ लेते हैं और कैच करके वहाँ आंसर भी दे देते हैं। तो टीएलएम का एक बहुत महत्व है। टीएलएम का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायता में बहुत से ऐसे सामग्री है जो हमें वो क्या करते हैं, यूजफुल करते हैं। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्शन ले लीजिए, टीएलएम का मतलब ये नहीं कि जो हमारे स्कूल में ऐसे स्कूल मैनेजमेंट में वो रहता है उसको यूज करना चाहिए। मैप हुआ, ग्लोब हुआ, टीएलएम के तौर पर प्रोजेक्टर हुआ, स्मार्ट जैसे हमारे क्लास में चलता है। तो जैसे कि हम क्लास में आए, कुछ ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ, जैसे हमको मुझे सर्कल के बारे में बताना है तो कुछ पार्टिकल्स के बारे में बताना है, लाइट के बारे में बताना है, तो उसी हिसाब से कुछ सोचिए। क्लास में ही सोचना है मुझे कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है क्या, इधर से अगर आ रही है तो इसमें ही बताना शुरू करें। इधर से जैसे मैंने क्लास में एक बार गया हुआ था तो वहाँ लाइन पढ़ाना था मैथमेटिक्स में, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट्स। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन, लाइन सेगमेंट और रे? तो मैंने इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जैसे कि यहाँ से सूर्य की प्रकाश जो सनलाइट आती है उस पर मैंने बताया एग्जाम्पल देखे, टॉर्च के माध्यम से दिए तो वो नहीं है, लेकिन क्लास में मुझे वो दिखाई दे रहा था, खिड़की से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो मैंने बताया कि लाइन, बोथ देयर आर नो बोथ एंड पॉइंट। लाइन में ना इधर एंड पॉइंट होता है ना इधर एंड पॉइंट होता है, जहां से खड़े हुए हैं वहीं से लाइन शुरू और कहाँ खत्म हुआ ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो लाइन का ये डिफिनेशन हुआ। कुछ लड़के को समझ में नहीं आ रहा था, बोले कि देखो असेंबली में हम लोग जाते हैं तो यहाँ से लाइन शुरू, यहीं से शुरू और पता नहीं पीछे कहाँ खत्म, ये भी कोई डिफिनिट नहीं है। तो देयर आर नो डिफिनिट बोथ एंड पॉइंट, कहाँ से शुरू होना कहाँ खत्म होना, दैट इज कॉल्ड लाइन। बोले कि अगर फिर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बोले कि एक लड़के इधर चलो हम बताते हैं, तो ऐसे ही हो जा रहा है। एक लड़के को बोला तुम वेस्ट जाओ, वो ऐसे जा रहे हैं, बोले रुकना मत और जाना स्लोली, तो वो धीरे धीरे जा रहे हैं ऐसे ऐसे, और इधर से भी ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो जस्ट एग्जांपल है, ये जो जा रहे हैं और एक वेस्ट जा रहे हैं एक ईस्ट जा रहे हैं, मैंने बोला कि देखिए ये यही है लाइन, ये जा रहे हैं कोई डिफरेंट नहीं है कहाँ खत्म होगा, ये जा रहे हैं कहाँ खत्म, ये भी डिफरेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड लाइन। अब बोले कौन ऐसे स्टूडेंट जिसको नहीं पता है, रेज योर हैंड। तो मैंने देखा कि ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं मिले और इवैल्यूएशन खुद का इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है। तो उसमें एक दो ऐसे थे जिसको फिर समझ में आए, फिर मैंने कुछ और एग्जांपल्स दिए, जैसे यहाँ से ऑफिस तक के जाना तो हो गया। अब आते हैं लाइन सीक्वेंस में। तू लाइन सीक्वेंस का एग्जांपल बता कि वन देयर आर बोथ, जो दोनों जो पॉइंट्स होते हैं दोनों एक सीक्वेंस में एक डिफिनिट पॉइंट होते हैं, बोथ डिफिनिट पॉइंट्स। बोले कि सर विद एग्जांपल्स, मैंने बताया विद एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स इज आल्सो मेजरमेंट ऑफ क्लासरूम। ये स्टाइल है, जैसे स्टाइल की हमारा टॉपिक में हो रही है तो ये भी स्टाइल है। मैंने बोला कि ये लाइन सेगमेंट वन एंड पॉइंट, मैंने बोला बोथ एंड पॉइंट्स होना चाहिए, एक ये एंड पॉइंट हुआ और एक ये एंड पॉइंट, तो एक यहाँ करके करेंगे एक यहाँ करके, ये डिफिनिट हो गया। तो बोले कि सर एक और, जैसे मैंने यहाँ कहूँ और ये ब्लैक बोर्ड, यहाँ से निश्चित दूरी हो गई, तो यहाँ से यानी कि मेरे पॉइंट से लेकर ब्लैक बोर्ड के पॉइंट तक
ब्लैक बोर्ड उससे आगे नहीं बढ़ सकती है क्योंकि वो फिक्स है, और हम भी यहाँ पे खड़े हैं, हम भी फिक्स है, यहाँ से अब उधर नहीं जा रहे हैं। ये बोथ जो है, दोनों जो पॉइंट है, बोथ पॉइंट्स आर डिफिनिट एंड द सेम पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट्स। बच्चों को अच्छी तरह समझ में आएगा। ये एक स्टाइल है। दूसरा रे का जो उदाहरण दिए हैं, तो रे में वन इंड पॉइंट होता है, तो वहाँ से सनलाइट आया, तो वहाँ से एक पॉइंट है, और वहाँ से शुरू हुआ और ना जाने कहाँ खत्म होगा, दे आर नॉट डिफिनिट। मतलब वन पॉइंट उसका डिफिनिट होता है, और जो सेकेंड जो पॉइंट है वो डिफिनिट नहीं होता है। तो बोले कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो सनलाइट कहाँ से आ रही है, तो सनलाइट से आ रही है, और सनलाइट हमारे अर्थ से ना जाने किस किस प्लेनेट में जा रही है, वी डोंट नो। ऑल यूनिवर्स सनलाइट इधर से आ रही है, पता नहीं हमारे अर्थ पर कहाँ जा रही है, पूरे ब्रह्मांड में जा रही है, तो हमें पता नहीं है, हम तो अर्थ पे रहते हैं, और अर्थ पे भी ये मालूम है कि ये कहाँ तक जा रही है, नहीं मालूम। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रे। आर यू सेटिस्फाइड? Yes, sir. Yes. Raise your hand. Have you any problem? No problem. तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि विथ एग्जांपल्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम, इफेक्टिव क्लासरूम, you use TLM, teaching learning method. Teaching aids, music, game, activity is also part of classroom management style. अब हम बात करते हैं, जैसे एक्सप्रेशन की बात कहा गया, तो जैसे कि मैंने TLM का बताया था, तो कुछ TLM जैसे मैं ये एक बार टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्लासरूम मैनेज कैसे करना है, जैसे कि प्लीज कम हियर, जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इस तरह से बोलने पे अपना TLM का यूज करते हैं, जैसे ये हमारा ये भारत हो गया, तो कुछ एक्टिविटी ऐसे भी होना चाहिए क्लासरूम में, जैसे कि राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, ये सबसे अलग हो। उस दिन डिस्कस क्लास चले, आस्किंग चले, जैसे कि मैंने वो हम रहते हैं यहाँ बिहार में या बंगाल में रहते हैं, बच्चों को क्यूरियोसिटी है, उनको जानने की इच्छा है कि सर मैं यहाँ तेलंगाना के बारे में जानना चाहता हूँ, आंध्र प्रदेश के बारे में जानना चाहता हूँ, तो ये सबसे अच्छा मैथ का प्रयोग कीजिए, और यहाँ कोस्टल रेंज, अरबियन, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, चाइना, हिमाचल प्रदेश, हमारे नेबरिंग कंट्री सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसको हम अच्छे से प्रेस कर सकते हैं, और इसको अगर बहुत अच्छे कोई एक्टिविटी करके लाते हैं उनको दें, तो वहाँ क्लास में इसको कहीं भी पेस्ट कर दें, और वो बताएं कि देखिए कितने अच्छे बताएं, रिइंफोर्समेंट दें बच्चों को। रिइंफोर्स करने से अच्छा होता है कि हाँ अच्छे बनाए हैं तो और बनाएंगे, इससे एक दूसरे से क्या होगा, जाएंगे, और इस तरह से हम उनको अच्छे से नॉलेज दे सकते हैं, कंसेप्ट उनको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो सामने देख रहे हैं। ये हमारा एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया। तो इस तरह से टीचिंग लर्निंग मटेरियल करने से बच्चे में काफ़ी क्लास में इफेक्टिव रहेंगे और बच्चे अच्छे से सीखेंगे। ये अपना ओपिनियन रखना चाहिए, और हम सभी टीचर आमतौर पर इसको रखते हैं। अब आते हैं कुछ सिग्नल्स देते हैं, जैसे कि हम क्लास में अपने क्लास में हैं, तो कुछ बच्चे देख रहे हैं कि नॉइजिंग कर रहे हैं, तो हल्ला कर रहे हैं, या किसी को बाहर जाना है, किसी को किसी काम से जैसे बाथरूम जाना चाहते हैं, वहाँ किसी को कोई बहुत ज़्यादा जरूरी आ गया, तो अपने क्लास में कुछ सिग्नल्स रखें, जैसे कि फिंगर से ही सिग्नल रखते हैं, बोले कि देखिए व्हेन यू गो आउट ऑफ एनी रीजन, जब आप क्लास के बाहर जाते हैं किसी कारण से, तो देखिए क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो, अभी बीच में टॉपिक चल रहा है, आप बात कर रहे हैं, अचानक बीच में पूछ रहे हैं कि सर बाहर जाएं, मे आई कमी, मे आई गो, मे ड्रिंकिंग वाटर, मे आई, इससे क्या होगा, क्लास का जो डिस्टर्बेंस होता है वो हो जाता है, वो हम लोग आमतौर पर देखते ही और ऐसा होता है। तो बहुत कुछ नहीं तो कुछ तो हो सकता है, हम अपने एक सिग्नल्स रखें। देखो जब आप लोगों को देखिए बाहर जाना हो तो टू, वहीं रेज योर हैंड एंड सिग्नल्स ओनली 2 फिंगर्स, और यहाँ से हम ऐसे कर देंगे। 2 का मतलब हम समझ गए, वो समझ गया, क्लास में जितने बच्चे समझ गए। 2 मतलब क्या,
जैसे कि और भी जितने हैं पद हैं उससे जो भी वर्क फील्ड उसमें सिग्नल्स दिए जाते हैं, आर्मी हो या कोई भी फोर्स में, तो हम टीचिंग में भी दे सकते हैं, क्लास में सिग्नल्स दे सकते हैं। जैसे कि हम कहते भी हैं, बहुत से स्कूल में होते सर 2 नंबर ले हैं, सर 3 नंबर में जा सकते हैं, बोलते भी नहीं है। यस, बोलेंगे नहीं, इससे क्लास का जो डिस्टर्बेंस वो नहीं रहेगा, प्रोसीड्यूसर रहेगा। प्रोसीड्यूसर का मतलब क्या, क्लास में पढ़ाने का सही ढंग तरीका वो बना रहेगा और डिसिप्लिन भी बना रहेगा। विदाउट थ्रेटिंग, विदाउट पनिशमेंट, इफ योर क्लासरूम हैव डिसिप्लिन देन इट इज परफेक्ट। ये अच्छा है कि डिसिप्लिन बना हुआ। तो सिग्नल्स में हम बोले कि 4 सिग्नल्स रख दिए, तो किसी को अचानक से पेट में दर्द हो गया क्लास में, अब तो वो बोलेगा ना। लेकिन मैंने सिग्नल्स कर दिया है पहले से ऑलरेडी कि किसी को भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, क्योंकि शिक्षक का मतलब ही वो बच्चों के हित में ही काम करना, बच्चों को समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, वहाँ जाना, डिसिप्लिन मैनेजमेंट करना, क्लासरूम मैनेज करना, ना कि ओनली टीचिंग, ओनली कंप्लीट आवर सिलेबस का काम करना। तो इस हिसाब से वो सिग्नल्स 4 दे रहा है। 4 सिग्नल्स देते ही मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। व्हाट डू यू वांट टू से, नो आस्किंग, नो ही पूछना कि क्या कहना चाहता है। 4 दिया यानी कि इमीडिएटली है, उसको फर्स्ट एड बॉक्स की जरूरत है वो क्लास में। यस यस यस, मुझे और लग रहा है कि परेशानी है, मैं खुद जाकर वहाँ हम खुद जाकर डील करेंगे, ना कि उसको बुलाएंगे। तो जितने भी बच्चे समझ रहे थे फिर उनका ध्यान चला जाएगा और फिर वो अपना राइटिंग स्किल कर रहे हैं वो छोड़ देंगे, फिर उनका माइंड जो थिंकिंग के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था वो छोड़ के वहाँ चले गए। तो 4-5 बच्चे कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उनका क्लास वहाँ चला गया। तो जब वहाँ चला गया, इसके लिए सिग्नल्स जो दिए हैं तो वैसे किए, मैं खुद चला गया। व्हाट हैव यू प्रॉब्लम, हैव यू एनी प्रॉब्लम, आई नो व्हाट हैव यू प्रॉब्लम। वो कह रहे सर आप जानते हैं कि सिग्नल्स में मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम, ठीक है चलो। और किसी के साथ में भेज दिए प्रॉब्लम सब क्लास में मैनेजमेंट बना हुआ है, वो स्टाइल आपका अच्छा। तो दिस इज कॉल्ड द मैनेजमेंट ऑफ स्टाइल। आप कोई भी स्टाइल कर सकते हैं क्लास में, सिग्नल्स दे सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो कोई लिखा हुआ हो या कोई अपने स्कूल का है ऐसा कुछ का प्रेशर, आप अपने से कुछ टेक्निक्स अपना सकते हैं। और वैसा टेक्निक्स जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन, किसी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हो। जैसे मैंने म्यूजिक को बताया था कि म्यूजिक में जैसे गए तो म्यूजिक से ही मैंने 2-3 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर दिए क्लास में ही, और आंसर भी मुझे इधर से मिल गया है। तो इससे मुझे लगा कि हाँ क्लास में ही बच्चे समझ रहे हैं। तो सब थोड़ी देर के लिए बच्चे बन गए और आंसर दे दिए। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए फिर हम अपने सामने वाले को वो बनाएंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग ट्रेनिंग के दौरान भी बनते थे, हम ही बैठ गए और हमारे ही टीचर्स आगे गए, हम ट्रेनिंग वैसे करते थे, हमारे प्रोफेसर भी साथ में बैठते थे। तो हमारे प्रोफेसर कहते थे कि क्लास में जब आप जा रहे हैं तो आपको बिल्ली की तरफ पढ़ाना है। मतलब वो बिल्ली की मतलब क्या समझ नहीं आ रहा, तो वो एनर्जेटिक होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। तो पढ़ाना कैसे है, तो बोला कि बिल्ली बच्चे को कैसे पकड़ती है और बंदर जो बच्चे को कैसे पकड़ती है बताओ। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया कि बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है और खूब बढ़िया से सेफ्टी से उसके जहाँ पहुँचाना है उसको लेकर जाती है, और फिर बिल्ली अपने बच्चे को लेकर आती है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बोले कि फिर पढ़ाना कैसे है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो के नहीं, अचानक से गए ये वो ऐसे एक्सप्रेशन हुआ, हाँ सभी जान गए ना किसी प्रॉब्लम है, अरे आपके एक्सप्रेशन से बोलेंगे यस सर यस सर यस सर, मुझे प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतने बार बता चुके तुमने समझ नहीं आता, हो गया। तो ये बस ये बिल्ली वाली पढ़ाई, फिर बिल्ली कैसे पकड़ती है वो देखिए। और इतना भी नॉर्मल नहीं पढ़ाना है, हाँ आप समझ रहे हैं ना। तो फिर हो गया आपका स्टाइल, वो ये स्टाइल नहीं है, हाँ ठीक है सब समझ गए ना, ठीक है कल मिलते हैं फिर आफ्टर सी यू। थोड़ी देर के बाद मैं कल ये टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा। देखिए आप लोग शांति से पढ़ लीजिए, पढ़ने आए पढ़ लीजिए। When you have any problem, you ask. Okay? हो गया।
वही स्टाइल है, आधे जो सुन लिए उधर कर गए। ये बिल्ली वाला उदाहरण है। कैसे? मीडियम। जस्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा है कि गौतम बुद्ध ने हर एक कार्य में मध्यम मार्ग को अपनाया। चाहे वो कार्य कोई भी हो, आप मध्यम मार्ग में रहते हैं तो सही है। तो बिल्ली का मतलब मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो नॉर्मली, और कैसे बिल्ली अपने बच्चों को इस हिसाब से पकड़ती है कि नहीं उसको अपने दांत उसको चुभता तो उसका बिल्ली खुद की बच्ची मर जाती। अगर वो धीरे पकड़ती तो गिर जाता, तो बच्चे उसके छोटे बच्चे बीच में ही गिर जाएंगे, तो फिर कुत्ता वगैरह पकड़ लिया या नाला में गया तो हो गया। तो बताइए, एक बिल्ली जानवर होकर ये सबक सिखाती है, और हमारे साइकोलॉजिकल में दिया हुआ है कि बिल्ली की तरफ पढ़ करती है, उस हिसाब से भी पढ़ाई को रोचक होना चाहिए, लचीला फ्लेक्सिबल होना चाहिए, न ज़्यादा नॉर्मल और न ज़्यादा हार्ड। तो बीच वाला जो होता है उससे क्या होता है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और इसमें ये रिसर्च में अच्छा निकला है, तो इस हिसाब से वो अपने बताते हैं। तो एक स्किनर जो है, स्किनर साइकोलॉजिकल, वो भी बताए हैं चूहे का प्रयोग करके। पावलोव है, ये बहुत हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अच्छा बताया है। तो मध्यम मार्ग में बहुत अच्छा होता है मिनिमम, जैसे कि वो हमारे वो दिया गया है। हाँ, ये कबीर दास ने ये जो बोले हैं वो जो हम लोग अक्सर हिंदी वाले में या हम लोग भी करके बोल देते हैं वैसा, अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप, कबीरा अति की भली। तो ऐसे बताएं, इसका मतलब ये हो कि अति का भाला ना बोलना, ज्यादा अपने आप को अति नहीं, लिमिटेशन में, कोई भी लिमिटेशन नहीं। आप पढ़ा रहे वहाँ हार्डली नहीं, डिसिप्लिन में किए वहाँ पनिशमेंट के लोग ज्यादा हार्डली नहीं, मतलब हर जगह अति नहीं, लिमिटेशन पार नहीं। तो वहाँ पर कबीर दास ने अच्छा से कहा, जो आज भी रिसर्च होते हैं, अति का भाला ना बोलना, अति की भली, ज्यादा चुप रहना वो भी बेकार है। ज्यादा चुप रहने से कई ऐसी समस्या हैं जो कि अंदर ही अंदर हमें परेशानी खड़ा कर देती है, जिससे हम कह नहीं पाते। अति का भाला न बरसना का मतलब ज्यादा बरसात हुई तो बाढ़, और ज्यादा धूप हुआ तो सुखाड़। इसीलिए इस मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। थोड़ी देर के लिए मैंने जैसे बोला कि आप स्टूडेंट बन जाए, तो लेसन प्लानिंग के तौर पर हम लोगों ने प्रस्तावना प्रश्न निकालते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में हम क्लास में गए तो हम बोले कि जैसे हम लोग को पता है कि आज टॉपिक लिख दिए क्लास में, ये आज पढ़ना है, सभी बच्चों को वहाँ पर सेंटर किया, आज हमारा लाइट पढ़ना। क्या पढ़ना है? कुछ नहीं लिखना है। उसके लिखने से पहले कुछ प्रस्तावना क्वेश्चंस होते हैं, तो उस क्वेश्चंस में जैसे कि थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल्स में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और थोड़ी देर के लिए आप हम लोग मान लेंगे कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। तो आंसर दीजिएगा वैसे आप लोग। तो प्रस्तावना प्रश्न हम पूछें, थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट बन, जैसे हम लोग ट्रेनिंग के दौरान हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान कुछ बच्चे हमारे सामने बैठे रहते हैं, जैसे कि हम लोग, हमारे प्रोफेसर हमारे सामने थे, हमारे साथ में भी पीछे बैठे हुए थे। तो ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों ने बोले कि आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में सेटअप कर ले कि आगे वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम पूछें क्वेश्चन, जैसे कि आज का क्या टॉपिक है, ये नहीं बोलना है, क्या पढ़ाएंगे, ये नहीं बोलना है। और बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन पूछते 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 उनको उसी टॉपिक पे ला देना है, और जैसे ही लाएंगे तो उसके लिए तैयार हो जाएंगे, और उनमें इंटरेस्ट पहले ही जगा चुके हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, और आर यू रेडी? यस। तो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि क्या पढ़ाना है ये हम नहीं बता रहे, और क्या पढ़ना है ये आप खुद समझ लेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। बाबू, जैसे कि हम सपोज मान लेते हैं 6th क्लास में गए, 6 7 जो भी 7 में गए, बोले कि हाँ, तो विद्यार्थीगण आप लोग कैसे हैं? ठीक है, अच्छे हैं। और आप लोग अब ध्यान से, हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है?
तो सभी को लगेगा कि हाँ सर कुछ क्वेश्चन पूछे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस हैं, आप लोग को भली भांति परिचित होगा। अब ध्यान रखिएगा। हाँ आप बताइए, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लिसन मी, आर यू रेडी? लिसन मी, आर यू रेडी? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप लोग तैयार हैं? तो पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग ये बताइए कि जब हम क्लास में जब हम अपने घर में पढ़ते हैं, तो घर में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम घर में रात को पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ते हैं, किस चीज से पढ़ते हैं? जब हम अचानक से लाइट के बिजली चली जाए तो क्या हो जाता है? आंसर अंधेरा छा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, अंधेरा को दूर भगाने के लिए बच्चे हम क्या करते हैं? सही बात है। लाइट कोई बोल रहे हैं कि क्या क्या मैम? बाती जलाते हैं, ठीक, मोमबत्ती जलाते हैं, मोबाइल में टॉर्च चलाते हैं। अच्छा मोबाइल पे टॉर्च चलाते हैं, आंसर सही है, आपका आंसर भी सही है, इन्वर्टर जलाते हैं, ठीक है। जब हम इन्वर्टर जलाते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा हो जाता है? प्रकाश में। तो बच्चों आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में। सिंपल सी बात है, जब वो खुद ही आंसर निकाल दिए और उसी पर हम लोग हो गए शुरू। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में। और जैसे ही प्रकाश के बारे में शुरू कर दिए तो फिर हम शुरू हो गए। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो पहला क्वेश्चन तो खुद ही आंसर दे देंगे। जैसे कि प्रकाश किसे कहते हैं? व्हाट इज लाइट? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमेशा सीधी रेखा में घूमती है। गुड। एंड नेक्स्ट एंड बी क्लैपिंग फॉर डेटा स्टूडेंट्स। तो ये बी क्लैपिंग फॉर डेटा स्टूडेंट्स, ये भी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। क्या पार्ट है? इसको साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है? अच्छी तरह से लिखी हुई है बात। इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। यू नो दैट, यू नो ऑल नो दैट, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जैसे हम देते हैं पुनर्बलन, दूसरा कोई तैयार होने के लिए बेचैन होता है, तो हमें उन विद्यार्थियों के बीच में प्रज्वलन अग्नि जला देना है। और जैसे ही प्रज्वलन अग्नि जलाएंगे वो पढ़ने के लिए विवश हो जाएंगे। जिनको नहीं मन है वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसके लिए हम जो भी स्टेप्स उठाए हैं वो स्टेप्स हमारे क्लासरूम मैनेजमेंट से लेकर स्टाइल से लेकर टीएलएम से लेकर काफी इफेक्टिव हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा मैनेजमेंट स्टाइल्स। और मैनेजमेंट स्टाइल्स में हम कुछ जैसे प्रकाश सर प्लीज कम है, प्लीज कम सर एक और ग्लास ये हाँ सर वही सर दैट इज जैसे हम लाइट में पढ़ा रहे थे अभी, तो लाइट में कुछ प्रस्तावना प्रश्न थे वो हो गया। उसके बाद से लाइट में जैसे मुझे पढ़ाना है द सोर्स ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन व्हेन द स्ट्रेट लाइन एंड रिफ्लेक्टेड द ऑब्जेक्ट्स एंड रिफ्लेक्ट सेकंड आफ्टर वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने ये दिखा रहा है कि इस पे ऐसे पड़ा, तो इस पे लगने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हम दिखा सकते क्लास में, वहां रिफ्लेक्ट होकर जहां जा रही है वहां पे वो अच्छी तरह देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स को हम रिफ्लेक्ट करके बताएं कि एक तो यहाँ से आ रही है प्रकाश और जिस ऑब्जेक्ट पे गए तो जाने के बाद ये हम वाच पे जो दिख रहा है ऐसे, तो इसका वहाँ रिफ्लेक्ट जा रहा है। तो वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग द लाइट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लाइट आ रहा है और जैसे उसको लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है उसके बाद से कोई ऑब्जेक्ट वहाँ दिखाई देता है, तो वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट ओनली नो, ऐसे नहीं कर सकते कि ओनली हम आंख से देखते हैं। वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टिंग द लाइट when that light bounce from that object दैट ऑब्जेक्ट पे बाउंस होता है,
यस, जैसे कि सर ने कहा कि बाउंस होता है उसके बाद से वो ऑब्जेक्ट में पड़ता है तो हम लोग देखते हैं। तो अगर ये नहीं होता, ये जो नेचुरल फेनोमेना है ये नहीं होता, जो सर अभी प्रोड्यूसर बोले हैं, तो ये क्या होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। तो ये बहुत अच्छे एग्जांपल से अपने लाइट या टॉर्च लेकर आप बता सकते हैं। फोन तो यूज नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पे लाइट दिखा सकते हैं, सनलाइट आ रहा है उससे दिखा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे क्लासरूम मैनेजमेंट का स्टाइल्स है और ये स्टाइल्स इफेक्ट स्टूडेंट्स, बच्चे को काफ़ी इफेक्ट करते हैं। और क्लासरूम जो साइंस हम लोग पढ़ाते हैं वहाँ तो प्रैक्टिकली होना ही चाहिए। और जो ये हम टीएलएम का प्रयोग किए हैं, जो ये करते हैं, ये बराबर हम लाइफ में करते भी हैं। जहाँ भी ट्रेनिंग था वहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, करते भी हैं अक्सर बच्चों के सामने। इससे बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। तो हम इसे पेश करें ऑडियो विजुअल जो भी ये तो क्या होता है, जितने में सेंस ऑर्गन से वो सब दिखाई देता है। वो आँख से देख भी रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, वहाँ उनका ज़्यादा ही माइंड जो भी साइकोलॉजिकल है वहाँ इफेक्ट पड़ेगा। तो हम अपने यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों हो गया, इसका ध्यान रखें। और बच्चों को जितने भी हो सके उनको मटेरियल्स यूज कराएं और वहाँ पर कुछ एक्टिविटी के दौरान वहाँ को दें, कुछ पोएम्स कुछ मोटिवेशन के लिए उन्हें बताएं, कुछ पोएम्स उनके लिए बोल दें। जैसे कि वो कुछ करके आ रहे हैं, तो जैसे हमारे साइकोलॉजिकल का कहना है, मनोवैज्ञानिक का जो एजुकेटेड है, वो पीएचडी वगैरह, स्किनर हैं, पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, रूसो हैं, प्लेटो हैं, इन लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया और हमेशा करते भी रहते हैं बच्चे पर। स्किनर हैं। तो बच्चे का एक हैबिट्स बना होता है, जैसे कि वो एक वो क्या होता है कुत्ते का, वो जो हमारे एग्जांपल दिए थे सर, वो पावलो, तो बैचलर एजुकेशन बीएड में दिए हुए थे कि वो कुत्ता कैसे कर रहा था, तो नहीं है कुत्ता को वो बंधा हुआ था, वो घर के वजह से कुत्ते हैं या जो भी हमारे घर पे आते हैं, तो ठीक उसी टाइम पे आ जाते हैं, उसी टाइम पे उनके मुंह में सलीवा आ जाता है, उसी टाइम पे वो खाने के लिए बेचैन हो जाते हैं और उसी टाइम पे वो देना पड़ता है, मतलब हम लोग देते हैं। तो पावलोव ने ये कहा कि आप एक काम कीजिए, जब घंटी बजे कुत्ता तैयार, लाल आया, खाना लिए, खा के बराबर कर दिया। तो आप क्लासरूम मैनेजमेंट में भी वो हमारे वैज्ञानिक बताए हैं, पावलोव नाम है उनका, तो बताएं कि बच्चे तैयार हैं, जैसे मैंने प्रस्तावना कुछ आपको आंसर दिया, बच्चे तैयार हैं, सलीवा मतलब कुत्ते के पानी आना, मन वो रेडी हो गया। आप मटेरियल दे दिए, कंटेक्स्ट मतलब पढ़ा दिए, उनको अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड पावलोव थ्योरी। पावलोव का यही थ्योरी था। तो उन्होंने एक बार यूज किया था ये, तो अचानक से वो घंटी बजाए, तो कुछ खाना वाना नहीं दी, कुत्ता तैयार है, सलीवा भी आया, खाने के लिए बेचैन भी उठा, सलीवा अपने पास उसी टाइम में आया, अपने से आ गया, बिना भोजन के आ गया। इससे ये तुरंत होता है, इससे ये पता चलता है कि कोई भी अगर तैयार है पढ़ने के लिए, तो ठीक उसी टाइम पे वो जरूर खोजेगा कि हाँ सर क्या पढ़ाते हैं। आप इस तरह से माहौल बना दीजिए कि वो तैयार हैं, बच्चे इंतजार करें, क्योंकि आप जाते हैं तो सिर्फ पढ़ाते नहीं है, बल्कि बच्चों के बीच उनकी क्यूरियोसिटी को समझते हैं, उनकी क्या जिज्ञासा है, क्या पढ़ाना है। और जैसे हम बताएं कुछ पोएम मोटिवेशनल कर दिया, जैसे खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, जो गलती आज की है उससे सीख, मत मांग किसी के आगे अपनी सफलता के लिए भी, तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है, तो रुक मत, तुझे कुछ करना है, कुछ महान है। तू अपने घर वालों की आस है, उनकी शान है, उनकी उम्मीदों की सांस है, उनको यूं ही नहीं जाया करना। मेरे विद्यार्थी, मेरे बच्चे, तुझे अपनी सफलता के लिए लड़ना है और लड़ते जाना है। ये एक मोटिवेशनल से क्लास में एक मैनेजमेंट का ये भी एक पार्ट है जिसको हम अक्सर करते हैं। सूरज बनकर चमकना है, जीवन की रात को जगाना है, अपने मंजिल के कांटों को तोड़कर लक्ष्य की ओर भागना है, चाहे वो जो भी पहचान हो अपना बनाना है। तो इज द पार्ट ऑफ टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। तो अपने बच्चों के साथ सकारात्मक ढांचा रखें,
बच्चों के नाम लेके बीच में पुकारे, उनसे भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पड़ता है। उनको रिस्फोर्समेंट दें, उनके साथ वार्तालाप करें, उन्हें बातचीत करें, उनको अंडरस्टैंडिंग समझें। बच्चों को समझना एक टीचर जैसे TEACHER, टी मतलब टैलेंट, एजुकेशन, एटीट्यूड, कैरेक्टर, हमारे जितने भी है सब मिलकर बनाया गया है। और टी में जो बताएं शिक्षक, सी माने सी माने शिक्षा देना, जो बना हुआ क्षमा करने वाला, क माने करके सिखाने वाला, जैसे हम कर रहे हैं तो करके जो आप लोग हम लोग सिखाते हैं, यस, तो वो अच्छा होता है। जैसे आप लोग हम लोग करते हैं, हम सभी शिक्षक और काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। ये बहुत अच्छी हम लोग का ये जो नेचर होता है शिक्षक के बच्चों के प्रति, कैसे उन्हें सिखाते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं और सब सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसी से बना हुआ है। अध्यापक भी जैसे हुआ, जैसे हम बोलते हैं तो मैंने अर्पण करने वाला, मैंने सेक्रीफाइस करने वाला, ध्यान लगाकर पढ़ाने वाला, ठीक है। फिर उसमें आता है करके सिखाने वाला, मतलब करके सिखाना बहुत बेहतरीन होता है और स्थायी होता है। ऐसा उन लोगों को पियाजे वगैरह को मानना है, पाइगर्स बताए थे इस थ्योरी को भी। तो सकारात्मक ढंग से सोचना, विचारना, और उन्हें जैसे कि हमारे करंट अफेयर्स में भी एक जो हमारे सेंटर के हैं धर्मेंद्र, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, हाल ही में है वो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे नई शिक्षा के वो मंत्री हैं। उन्होंने 26 जनवरी में एक नीति लागू करने के लिए बात कही है। 26 जनवरी से पूरे देश में वो लागू होगी नीति। तो उन्होंने बताया कि भारत जो हमारे ये कहा भी गया है, जैसे कि हमारे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, ये हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। तो थैंक यू। जैसे कि ये हमारे ठीक वही बात हमारे धर्मेंद्र जी जो शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रोहतास में ये घोषणा की है कि भारत विश्व मानवता की धरोहर है। भारत जैसे प्रजातंत्र दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं। मैकाले ने हमारी आस्था को चोट करके काम किया है। लॉर्ड मैकाले के, जैसे कि हम लोग नाम सुना है, लॉर्ड मैकाले अंग्रेज के समय में जो थे, 26 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन देश में नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाएगा। ये बातें भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय इतिहास संकल्प योजना द्वारा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुनार में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार समिति के दूसरे दिन मंगलवार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। तो विश्व मानवता की धरोहर है। भारत गलत तरीके से लिखा गया इतिहास को नहीं पढ़े, सही से पढ़ेंगे और कुछ कार्यक्रम संबोधित किया जाएगा जो कि हमें देखने को मिल सकता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में वार्तालाप जो मैंने बताया, सहायता, गतिविधि, आंदोलन, भागीदारी, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, ये सारे क्लासरूम मैनेजमेंट आ जाएगा। कुछ मोटिवेशन, कुछ म्यूजिक, जैसे यूएसबी लोग प्लग डालते हैं, ये आल्सो पार्ट ऑफ निकाल लेते हैं ना और क्लासरूम मैनेजमेंट है ना, उस पे जाके कंप्यूटर नहीं कभी क्या होता है, कार्यक्रम शुरू करने से पहले कोई भी कार्यक्रम, कुछ बच्चे से क्वेश्चन जो हम लोग पूछते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि रेज योर हैंड, या क्लासरूम में ये बताते हैं कि व्हेन यू आस्क एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रेज योर हैंड। तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे क्लास का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, डिसिप्लिन भी बना होता है, विदाउट थिंकिंग, बिना डरे, बिना धमकाए भी इससे मैनेज होते रहता है। साथ ही मोरल वैल्यूज का हम लोग शिक्षा देते हैं। मोरल वैल्यूज में ये कहते हैं कि ओबे योर पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स, ये सारी चीज़ हम लोग करते हैं, जिसमें वो काफ़ी इफेक्टिव होता है क्लासरूम मैनेजमेंट को या कहीं भी मैनेजमेंट, चाहे सोशल लाइफ में। तो हमें ये ध्यान देना होगा इस चीज़ को, और हम यही कहेंगे कि हमें जितना हो सके इस पेशे में जब है, इस प्रोफेशन को ओनली ड्यूटी नहीं, इट इज आवर सर्विस, सेवा, बिकॉज जो सेवा कहा गया, सेवा इज परमो धर्म, इसको लेते हुए चलना है।
और परमात्मा ने हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं सेवा से जुड़ा हुआ है, और हम बच्चे के लिए कितना त्याग करते हैं, हर एक चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने हमें बनाया और हमें बनाकर इस उम्मीद से भेजे कि हाँ ये कुछ करेंगे, तो आपके जिसके अनुसार वहाँ पे खड़े किए हैं, और आप जो कर रहे हैं वो वास्तव में उसको ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक हम लोग निभाएं, ताकि ये बच्चा अपने राष्ट्र का नाम रोशन करे, खुद का नाम रोशन करे, अपने गार्जियन जो भी है, पेरेंट्स हैं, स्कूल हैं, उसका नाम रोशन करे और अपना अहम योगदान दें। और ये हम अपने क्लास से ही शुरू कर सकते हैं। वो बच्चों के जो नींव होता है, बेसिकली न्यूज, वो एक शिक्षक करें, जो कि नर्सरी में हो या 12th क्लास में। टीचर्स इज द कैंडल ऑफ एवरी स्टूडेंट्स, एंड द बेसिक्स, जो बेसिक्स होते हैं, तो 1, 2, 3 क्लास नर्सरी में जो बनाते हैं बेसिक, उससे क्या होता है कि कोई भी एक घर का नींव जो होता है ना, नींव, वो एक शिक्षक तैयार करते हैं तो बनता है। तो नींव तैयार करने में हर एक टीचर की भूमिका होती है, चाहे छोटे क्लास के हो या बड़े क्लास के हो, तो जाके एक भवन का निर्माण होता है। वैसे ही हर एक टीचर जितने भी प्रयास कर रहे हैं, कार्यरत हैं, वो काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, और सब एवरी टीचर्स स्पेशली हर कोई अपने आप में विशिष्ट है। डोंट कंपेयर विद अदर्स, दैट एपीजे अब्दुल कलाम से, डोंट कंपेयर विद अदर्स, यू आर स्पेसिफिक विद अदर्स, विद इन यू, आप अपने आप में विशिष्ट हैं, और हम सभी जितने यहाँ पे हैं सभी विशिष्ट हैं। और एक कोशिश करें कि उन विद्यार्थियों में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न करें, उन्हें बताएं कि यू आर स्पेसिफिक, आप स्पेसिफिक हो, विशेष आप किससे तुलना ना करें। इससे क्या होगा, जो डॉल है उनको भी पढ़ने में मजा आएगा, और वो अपने आप को समझेंगे कि हाँ हम कुछ हैं, इससे वो डिमोटिवेट नहीं होंगे। इसीलिए हमारे जो विवेकानंद जी हैं, बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रंस के प्रति भी किए हुए हैं, मोटिवेट्स भी दिए हुए हैं, जैसे ये हम लोग उठो जागो, जब तक मत रो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, एराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप, जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, बताते रहते हैं। ये सब क्यों कहें, ताकि बच्चे खुद को समझें, अपनी शक्ति को समझें, न कि ये समझे कि हम बस वैसे अपना फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं, उनके अंदर यदि जिज्ञासा उत्पन्न हो गया, पढ़ने की हॉबीज हो गई, इंटरेस्ट जगा, तो फिर इंटरेस्ट से जो पढ़ाई कर लेते हैं उनको वही फिर बनना होता है, जो उनका एम होता है, वो आखिरकार एक न एक दिन पहुँच जाते हैं। जिसमें एक टीचर की काफ़ी अहम भूमिका होती है, पेरेंट्स की होती है, इस चीज़ का हमें काफ़ी ध्यान रखना होगा। हमारे विवेकानंद ने कुछ विचार विद्यार्थी बच्चों के लिए अनमोल विचार का क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल को लेकर, बच्चों के लेकर, समाज और राष्ट्र के प्रति, यहाँ के तो विश्व के जो मानवता की धरोहर है उस हिसाब से बताए हुए हैं, जिसमें आत्मशक्ति बढ़ती है। और कहते कहते जाएंगे, जैसे कोई बच्चे को लग रहा है कि उनको मोटिवेट करना है, उनको इंटरेस्ट करना है, उनकी हॉबीज को पहचानना है, तो सब कुछ पहचानने के बाद भी लग रहा है कि उनमें नहीं आ रहा, तो हम क्लास में इस मैनेजमेंट में उसको बीच में कुछ मोटिवेट करें, कुछ क्लास को इंस्पिरेशन करें, प्रेरित करें उनके प्रति, चिल्ड्रंस के कंटेंट को बताएं, और बताने के पहले उन्हें कुछ, जैसे हम चार्ज करते हैं वैसे चार्ज भी करें। और चार्ज जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको लगता है कि अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमें वो पढ़ने की क्षमता नहीं है। उन्हें बताएं कि आप पढ़ सकते हैं, एक बार मौका दें, हो सकता है उनका लाइफ बन जाए, और आप जितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन पे वो लागू हो, इंस्पिरेशन दें, मोटिवेट करें, TLM का प्रयोग करें, इससे इफेक्टिव होगा। और जो मोटिवेट की का बात कहें, उसमें कहें, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम अमर आत्मा हो, शोषक दीन हो, धन्य हो, सनातन हो, तुम अविनाशी हो, अनश्वर हो, तुम एक आत्मा हो, और तुम वो सब कर सकते हो जो तुम चाहते हो, वो तुम ही हो जो तुम सब कर सकते हो। न शरीर है तुम्हारा, न तुम शरीर के हो, तुम आत्मा हो, तुम तत्व नहीं, तुम सेवक हो।
और तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम में विरचित है। और इस तरह से जब उनको मोटिवेट करेंगे, उनको आत्मशक्ति देंगे, तो आत्मशक्ति से वो उन चोटी को पहुंच जाएंगे। जो कि हम एग्जाम्पल्स में बहुत देख सकते हैं, चाहे विमेन हो, कल्पना चावला हो, विशेंद्री पाल हो, चाहे एक उलमन थे, वो थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल्स भी थे और उन्हें मोटिवेट करें, ठीक है। और उन्हें बताएं कि कोई सबको इक्वल है, और ये बताएं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, पेड़ लगे अति दूर, फल लगे अति दूर। पेड़ भी लगा तो अति दूर, वो पेड़ क्या लगे, जब वो फल ही न दे तो पेड़ भी गया, फल भी गया। तो आप आए हैं तो पेड़ की तरह भी नहीं रहिए, अरे कुछ फल दीजिए तो मीठा रहेगा समाज को। और वो फल है, आप अपने लक्ष्य में उतरिए और अपने नाम कीजिए भारत